नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर परिवार में। हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। जी हां, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति से संबंधित। और आज मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, एक नहीं, आज आपके लिए दो सूचना है। जी हां, पहली सूचना तो ये है जो सबसे पहले आई है कि जो आपका नेट का रिजल्ट है वो आपका 26 और 27 जुलाई में आपका नेट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी सूचना ये है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो अब आपके जो एग्जाम की जो संभावना है वो आपके एग्जाम की संभावना काफी हद तक आपकी एग्जाम की संभावना अब ये लगती है कि जो आपका एग्जाम है, शायद, मैं अभी भी शायद का प्रयोग करूंगा क्योंकि अभी ऐसा कंफर्म नहीं है कि शायद जो आपका एग्जाम है ये आपका शायद अक्टूबर में ये आपका एग्जाम हो जाए। जी हाँ, निशा कुमारी जी नमस्कार और आदाब जी। और कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी तो कल वाले छात्रों का भी मैं सभी का नाम ले देता हूं। सरिता शर्मा जी, अछूका जी, ओनली एग्रीकल्चर जी, दिनेश जी और सारिता शर्मा जी, प्रति जैन जी, दिनेश गुर्जर जी, अछूका और अश्विनी जी, और आप सभी का, प्रति जैन जी, और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन और आप सभी के लिए वेलकम। जी हाँ, आज हमारी जो क्लास है वो हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और आज हमारी क्लास टाइम पर ही शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आज हमने लेट नहीं किया है, आज हमारी टाइमिंग पर ही हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक तथा उत्तर वैदिक कालीन, और इसमें वो प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न है, पीवाईक्यूएस क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और हम शुरू करते हैं ज्यादा समय लगाए बिना, अपने टारगेट पर आते हैं और हम शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी, हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहां पर बी है और यहां पर सी है। हम बात करते हैं ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है। जब हम बात करते हैं कि जो ये सरस्वती है ये कहां पर स्थित थी ये नदी, तो इसका जो बोध होता है वो कहां से होता है, और थोड़ा आपके लिए मैं समझा देता हूं। हम बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल से। जी हां, ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें नदी सूक्त प्राप्त होता है, नदी सूक्त प्राप्त होता है, और इसी से हमें नदियों की जानकारी प्राप्त होती है, इसी से हमें नदियों की जानकारी प्राप्त होती है। और हम बात करते हैं उनमें जो सबसे पवित्र जो नदी थी, सबसे पवित्र जो नदी थी वो कौन थी? एक सरस्वती नदी थी। लेकिन हमारा प्रश्न तो ये है कि ये सरस्वती नदी कौन सी नदियों के बीच में थी, कहां पर ये स्थित थी, और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी? चित्रंजन जी, सरिता जी नमस्कार, प्रति जैन जी, दीपक कुमार जी नमस्कार, और चित्रंजन मोडुल जी नमस्कार और आदाब जी। तो हमारी कहां पर है ये नदी? गंगा और यमुना के बीच में है, सतुद्री एवं अस्किनी के बीच में है, यमुना एवं सतुद्री के बीच में है, और अगला है अस्किनी एवं वितिस्ता के बीच में है। तो कहां पर है ये, और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? जी हाँ, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज का हमारा पहला है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, बीरबल कुमार यादव जी नमस्कार और आदाब जी, सरिता शर्मा जी। हम बात करते हैं जो सतुद्री और अस्किनी है, राइट आंसर बी आएगा। सतुद्री की जब हम बात करते हैं, सतुद्री का जो अर्थ है, सतुद्री ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी है जो सतुद्री है। और हम बात करते हैं अस्किनी का जो है नाम है ये चिनाब नदी है। ये कौन सी नदी है? चिनाब। हम बात करते हैं सतुद्री और चिनाब नदी के बीच स्थित थी सरस्वती नदी स्थित थी, जो एक सबसे पवित्रतम नदी थी। जी हाँ, सबसे पवित्रतम नदी थी। और नदी सूक्त की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है, और नदी सूक्त में हमें नदियों का 21 नदियों की जानकारी प्राप्त होती है हमें नदी सूक्त से। राइट आंसर हमारा दिया जाएगा। चुका जी नमस्कार जी, और निशा कुमार जी, निशा राकेश जी बिल्कुल, और चित्रंजन जी बिल्कुल, और अछूका जी, राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। हम बात करते हैं निम्नलिखित
किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम कहा गया है? हम बात करते हैं वेद, तो हमारे पास ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है और एक है अथर्ववेद है। हम बात करते हैं वेद तो हमारे पास 4 हैं, लेकिन इनके अंदर से एक ग्रंथ है जिसमें पुराण को पंचम वेद कहा गया है। किसको? पुराण को पंचम वेद कहा गया है। तो हमारा प्रश्न यह है कि पुराण को जो पंचम वेद कहा गया है वो कहां पर कहा गया है? वो ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया है, तो किस में कहा गया है? हम बात करते हैं श्वेताश्वेतर उपनिषद में तो भक्ति आंदोलन की इसके अंदर हमें जानकारी प्राप्त होती है और बृहदारण्यक उपनिषद से हमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो तर्क वितर्क होता है वो जानकारी प्राप्त होती है। और जो ये छांदोग्य जो उपनिषद है जो सामवेद का है, इसी में पंचम वेद कहा गया है। तो राइट जो आंसर निकल कर आएगा हमारा, राइट आंसर हमारा सी आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? सी हमारा यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा जी, ठीक है ना। राइट आंसर जो है हमारा सी आएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राइट आंसर सी आएगा। भक्ति आंदोलन की श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलती है और छांदोग्य की हम बात करते हैं तो छांदोग्य में हमें पंचम वेद की मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में तर्क वितर्क होता है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और ऐत्र जो ब्राह्मण है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जी हाँ, अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझा ही रहा था और वही प्रश्न यहां पर निकलकर आपका आ गया। जी हाँ, हम बात करते हैं याज्ञवल्क्य और मैत्री के मध्य जो दार्शनिक जो संवाद है वो किस में होता है? हम बात करते हैं याज्ञवल्क्य के 2 पत्नी थी, गार्गी भी इसी की पत्नी थी और मैत्री भी इसी की पत्नी थी। तो हमें यह भी पता चलता है प्राचीन काल में 2 पत्नियां भी रखी जाती थी। जी हाँ, ठीक है ना, ये हमें पता चलता है। और हमारे बड़े बड़े दार्शनिक जो थे वो 2 पत्नियां रखते थे, लेकिन आजकल एक पत्नी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब, अगर कोई ज्योति मौर्य की तरह निकल आए तो, ठीक है ना। हम बात करते हैं हमें किसमें ये जानकारी प्राप्त होती है? बृहदारण्यक उपनिषद में होती है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में होती है, छांदोग्य में होती है, कौशिक में होती है। तो किसमें ये जानकारी प्राप्त होती है? बिल्कुल 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 भाई, हम बात करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर जो है बिल्कुल हमारा ए आएगा, इस बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होती है। और हम बात करते हैं ये यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। जब मैत्री तर्क वितर्क तगड़ा तरीके से करती है, अच्छी तरीके से जब मैत्री तर्क वितर्क करती है, तो उस समय जब मैत्री याज्ञवल्क्य से तर्क वितर्क अच्छी तरीके से करती है, तो उस समय ये याज्ञवल्क्य मैत्री को धमकी देते हैं और कहते हैं आप खामोश हो जाइए वरना आपका सिर फोड़ दिया जाएगा, ये बात भी कहते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा ए आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? हम बात करते हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम जब बात करते हैं ऋग्वेद में जन कहा जाता था राज्य को। उत्तर वैदिक काल में उसी को जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। और हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध, हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय उसे महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। इसका जो रूप है वो रूप बदल जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है हमारा यहां पर क्या राइट आंसर आएगा? जी हाँ, यस, गद और पद में लिखा गया। हम बात करते हैं यदु और जो चेदी है, जी हाँ, यदु है और चेती है, ये क्या थे? जन थे। और पुरु और मत्स्य जो है ये क्या हो जाते हैं? ये महाजनपद हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? ए आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ए हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है ना।
यहां पर हमारा जो राइट आंसर आएगा ए आएगा, ठीक है ना। तुरु है, यदु है, तुरु है, यदु है, चैदी है, ठीक है ना, ये इसी समय की है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन यार यहां पर भी थोड़ा ये टाइप 3, ठीक है, 1 और 2, राइट आंसर हमारा ए आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। जी हां, हम बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है जी, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। हम बात करते हैं वैदिक युग में राजा के बाद जो दूसरा जो स्थान आता था वो किसका आता था। जी हां, अच्छा, पेन का कलर चेंज करना। ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद जुनेद अंसारी भाई, धन्यवाद भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, ठीक है ना। अगर कोई भी चीजों की आपको कमी लगे तो आप बता दिया करें। अगर थोड़ा बहुत मुझको भी चेंज करना हो तो मैं अपने आप को भी थोड़ा चेंज कर लूंगा, ठीक है ना, आप लोगों की खुशी के लिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा होता था। गोभी कर्तन होता था, पुरोहित होता था, रानी होती थी और सेनानी होती थी। एक बात याद रखना, समझना, एक बात याद रखना, राजा के बाद जो दूसरा जो अधिकारी होता था वो कौन होता था, पुरोहित होता था। और जो ये पुरोहित जो होता था ये ब्राह्मण होता था। कौन होता था, ब्राह्मण होता था। ये जो पुरोहित जो होता था ये राजा के साथ युद्ध के मैदान में भी जाता, युद्ध के मैदान में जाता था, राजा के साथ युद्ध के मैदान में जाता था। राजा के लिए ये यज्ञ करता था, राजा के लिए क्या करता था, यज्ञ करता था, हवन करता था, राजा की विजय के लिए ये सारा जो कार्य करता था ये पुरोहित करता था। कौन करता था, पुरोहित। पुरोहित का इतना महत्वपूर्ण पद था, पुरोहित का इतना महत्वपूर्ण पद था। हम बात करते हैं राजा सुदास की। जब हम बात करते हैं राजा सुदास का जो पुरोहित था वो विश्वामित्र थे। राजा सुदास ने इस विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। किसको, वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। और यह विश्वामित्रा पर यह बर्दाश्त नहीं हो पाया और विश्वामित्रा ने 10 राज्यों को अपनी ओर मिलाकर राजा सुदास पर आक्रमण कर दिया था। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो पुरोहित थे वो बड़े महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। राजा के बाद दूसरा स्थान इसी का हुआ करता था। जी हां, देव ठाकुर जी शुभ संध्या, नमस्कार और आदाब जी, ठीक है। राइट आंसर हमारा भी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है जी, अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। उपनिषद कालीन राजा राज्य। हम बात कर रहे हैं उपनिषद कालीन की हम बातें कर रहे हैं। उपनिषद काल में कौन सा सही नहीं है। अजात शत्रु है, मगध है, अशुपति है, केकई है, जनक है, विदेह है, प्रवाहन जेवली है, ये पांचाल का है। तो कौन सा इस समय का सही नहीं है। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा, कौन सा है जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या आएगा जी। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है जो आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर हमारा यहां पर क्या आएगा। बिल्कुल, हम बात करते हैं जो अजात शत्रु है ये उपनिषद काल में ये कहां का नहीं था, ये मगध का नहीं था। जी हां, और अशुपति केकई है, जनक है, विदेह का है, प्रवाहन जयवेली है। जी हां, तो राइट आंसर जो है हमारा यहां पर हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा जी। किसमें, उपनिषद काल में। क्योंकि इससे पहले जो इसके पिता बिंबिसार थे वो आएगा, बाकी जो नीचे के हैं वो सही है। जी हां, बाकी जो नीचे के हैं वो सही है। राइट आंसर आ जाएगा बीरबल जी, राकेश, देव ठाकुर जी, अश्वनी जी, चित्रंजन जी, प्रति जैन जी, बिल्कुल, और जुनेद अंसारी जी। राइट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जी हां, जो ये आपके स्क्रीन पर है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपकी ये स्क्रीन पर है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है। हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है वैदिक नदियां हैं, सूची दूसरी है आधुनिक नाम है। कुबा है, परूसनी है,
कुबा है, परुष्णी है, सदा नीरा है, सतुद्री है, इनको हमें क्या करना है, हमें मिलान करना है इनको। राइट आंसर क्या आएगा? जब आप देखेंगे यूजीसी नेट में, जब आप देखेंगे, जब आप पीजीटी में देखेंगे, जब आप कॉलेज लेक्चरर में देखेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइट आंसर क्या आएगा? हम बात करते हैं कुबा जो है ये काबुल है, परुष्णी जो है ये रावी है, सदा नीरी की बातें करें तो ये गंडक है, और सतुद्री की बात करें तो ये सतलज है। तो राइट आंसर आप अब यहां पर निकाल लीजिए। ए में 2 आएगा, बी में 3 आएगा, ए में 2 आएगा, बी में 3 आएगा, सी में 1 आएगा और डी में 4 आएगा। राइट आंसर जो है हमारा बी आएगा। राइट आंसर हमारा बी आएगा। और एक बात और है, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो उसकी बात हम क्यों करते हैं समझना। एक तो हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान के स्थल हैं मुंडीगाक और सुतुरगुई जो स्थल हैं ये अफगानिस्तान के हैं। दूसरी हमारी वैदिक संस्कृति की जो नदियां हैं इनके नाम भी हमें अफगानिस्तान से भी प्राप्त होते हैं, जैसे कुबा है, काबुल है। इसीलिए अफगानिस्तान को भी एक अखंड भारत का हिस्सा माना जाता है। देखो ये बात कब पूरी होती है, ठीक है ना, वो बात एक अलग है। राइट आंसर जो है हमारा बी आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न भिन्न संस्था थी? हम बात करते हैं जो सभा और जो समिति है दोनों भिन्न भिन्न समिति थी, और हम इनकी बातें करें, इन्हें प्रजापति की जुड़वा पुत्री भी इन्हें कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की इन्हें जुड़वा पुत्री भी इन्हें कहा गया है। ये भी हमें यहां पर पता चलता है, प्रजापति की जो इन्हें जुड़वा पुत्री भी इन्हें कहा गया है सभा और समिति को। और ये हमें कैसे पता चलता है कि जो ये सभा और जो ये समिति है दोनों अलग अलग थी? यह हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है, यह हमें अथर्ववेद से पता चलता है, यह हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है, यह हमें यजुर्वेद से पता चलता है। तो ये हमें किससे पता चलता है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? जी राइट आंसर जो है बिल्कुल हम बात करते हैं ये अथर्ववेद से पता चलता है, और इसी अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की जुड़वा पुत्री कहा गया है। जब हम सभा की बात करते हैं तो ये वरिष्ठ लोगों की समिति, ये वरिष्ठ लोगों की सभा थी। जी हाँ, वरिष्ठ लोगों की सभा थी। और इसकी बात करते हैं तो ये जनसाधारण थी। कौन थी? जनसाधारण थी। आप इस सभा की जब हम बात करते हैं तो आप इसे राज्यसभा मान सकते हैं, जो वरिष्ठ लोगों की, शिक्षित लोगों की होती है। समिति की जब बात करते हैं तो आप इसे लोकसभा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आप इसे लोकसभा मान सकते हैं। जी हाँ, और ये अथर्ववेद में ये बात कही गई है। राइट आंसर जो है हमारा बी आ जाएगा। जी अच्छा, अब कलर अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद जी। यही कलर हम ले लेंगे जी, ठीक है ना, यही कलर अब हम ले लेंगे। ठीक है, तो काफी टाइम क्या होता है जब हम नए सेटअप जमाते हैं, नया सिस्टम जमाते हैं, तो बहुत टाइम लगता है सेट होने में, वही। ठीक है, यही कलर अब हम रखा करेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, यही कलर रखा करेंगे। ठीक है यार, आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। देखो, आप खुश तो हम भी खुश। ठीक है, आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही असत्य भयावह देवता के रूप में किसका अधिक आह्वान किया गया है? हम बात करते हैं, जब ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। तो पहली बात तो यह है, यहां पर यह पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन से देवता का उल्लेख किया गया है। हम बात करें, अग्नि का किया गया है, घोष का किया गया है, इंद्र का किया गया है, मरुत का किया गया है, तो किसका उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है? राइट जो आंसर है क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा जी यहां पर? ठीक है, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? हैं बिल्कुल, हम बात करते हैं
सबसे ज्यादा इंद्र का किया गया है 250 बार। जी हां, इंद्र जिसे पुरंदर भी कहा गया है, किस क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, जिसका अर्थ होता है, जी हां, इसका किया गया है। ठीक है ना। और हम बात करते हैं, एक नोट डाल के आप लिख लेना। जी हां, अग्नि का 200 बार किया गया है, एक नोट डालकर और लिख लेना। 1,53,972 शब्दों का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद। कितने का? 1,53,972 का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। उनमें से 250 बार पुरंदर का किया गया। कितनी बार? 250 बार इंद्र का किया गया है। और एक है जो ये इंद्र जो देवता है, ये बारिश का देवता है। जैसे एक गाना भी बहुत ज्यादा चलता था कि बरस बरस हमारा इंद्र राजा, तो ये इसी इंद्र राजा की बातें की जा रही है। ठीक है, अग्नि का 200 बार। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख में किया गया है? जो ये बोगस कोई है, जी हां, ये मध्य एशिया ये स्थित है, तुर्की के पास स्थित है मध्य एशिया में। जी हां, और ये बोगस कोई से जो ये लेख प्राप्त होता है, ये 1400 ईसा पूर्व का ये लेख है। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का। हम बात करते हैं, एक है मित्ती। जी हां, एक है मित्ती और एक हितानी। मित्ती और हितानी ये कबीले हैं, ये क्या है? कबीले हैं। इन मित्ती और हितानी, इन दोनों कबीलों के बीच में संधि होती है। और इस संधि में यह कहा जाता है कि हम इन देवताओं को साक्ष्य मानकर, क्या कहा जाता है? कि हम इन देवताओं को साक्ष्य मानकर हम संधि करते हैं। अब बात है कि कौन कौन से देवता को साक्ष्य माना जाता है? अग्नि, रुद्र और सोम को माना जाता है। अगला है इंद्र, सूर्य और विष्णु को माना जाता है। रुद्र, मरुत और पूषण भक्त को माना जाता है। अगला है इंद्र है, नास्त्य है, मित्र है और वरुण है। इन देवताओं को साक्ष्य माना जाता है। राइट आंसर हमारा दिया जाएगा। ठीक है ना। हम बात करते हैं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर आर्यों का जो मूल निवास मानते हैं वो मध्य एशिया मानते हैं। वो यूं ही नहीं मानते, इतिहास जो होता है, इतिहास में साक्ष्य और स्रोत चाहिए होते हैं। अब ये मैक्स मूलर क्यों मानता है आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया? ये इसलिए मानता है क्योंकि जो ये बोगस कोई का अभिलेख है, ये 1400 ईसा पूर्व का है। और इसमें आर्यों का जो देवता है इंद्र है, वरुण जो देवता आर्यों का है, जी हां, और मित्र है। तो ये आर्यों का देवताओं का उल्लेख बोगस कोई के अभिलेख में किया गया है जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसीलिए ये मैक्स मूलर तर्क देते हैं कि जो ये आर्य है ये मध्य एशिया से भारत में आए हैं। इसी लेख के आधार पर यह तर्क देता है। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? डी आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है ना भाई। देखो तर्क क्यों देता है, ये सोचने की बात है। ठीक है, ये इसी लेख के आधार पर देता है। जैसे आज हम कहते हैं, आज जैसे हम आप अब कहते हैं भाई हनुमान जी की कसम हमेशा नहीं करेंगे। ठीक है ना, या कोई भी जैसे मुसलमान अल्लाह की कसम खाते हैं, तो वैसे ही हमारे जो पहले जो लोग थे वो भी कसमें खाया करते थे। और यहां पर कसमें खा रहे हैं देवता की। भाई हम बात कर रहे हैं मितानी जो हितानी, ये जो कबीले हैं जो लोहे का जिन्होंने आविष्कार किया था, ये कबीले आपस में संधि करते हैं और कसम साक्ष्य जो मानते हैं, ये साक्ष्य इन देवताओं को मानते हैं। भाई हम इन देवताओं को साक्ष्य मानकर हम ये शपथ लेते हैं कि हम संधि को कभी नहीं तोड़ेंगे। ये बात यहां पर कही गई है। ठीक है ना। दिनेश गुर्जर जी, गुड इवनिंग जी। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी, हम बात करते हैं निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। हम जब बात करते हैं यजुर्वेद की, हम बात करते हैं, इस यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, और एक जो है कृष्ण यजुर्वेद। एक कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है। एक है कृष्ण यजुर्वेद है। हम बात करते हैं शुक्ल जो यजुर्वेद है ये शुद्ध यजुर्वेद है, और ये अशुद्ध यजुर्वेद है। क्या है? अशुद्ध है। और हम बात करते हैं ये कृष्ण यजुर्वेद ही गद्य और पद्य में लिखा गया है।
जब हम बात करते हैं ये कृष्ण यजुर्वेद है जो गद्य और पद में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद तो पद में ही लिखा गया है क्योंकि ये शुद्ध यजुर्वेद है, ठीक है ना। और ये कृष्ण जो यजुर्वेद है ये अशुद्ध यजुर्वेद है। हम बात करते हैं इसी कृष्ण यजुर्वेद से हमें पंच महायज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ, पंच महायज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है और इससे हमें 3 ऋणों की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? कृष्ण यजुर्वेद से। लेकिन हमारा प्रश्न तो यह पूछा गया है कि यहां पर शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? काठक है, मैत्रेयनी है, तैत्तिरीय है। ये जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की है और वाजसनेयी जो शाखा है ये किसकी है? ये शुक्ल यजुर्वेद की है। इसी को शुद्ध यजुर्वेद कहा गया है। ये तो केवल पद में लिखा गया है और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसे अशुद्ध माना गया है जो गद्य और पद में लिखा गया है। राइट आंसर हमारा डी आ जाएगा। आजकल आप देखेंगे नेट की परीक्षाओं में, कॉलेज लेक्चरारों में और पीजीटी की परीक्षाओं में आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो अंदर से संहिताओं को भी पूछ लेते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है। निम्न वैदिक यज्ञों से किनका राज तत्व के साथ सीधा संबंध है? हम बात करते हैं राज तत्व अर्थात राजा के साथ कौन से यज्ञों का सीधा संबंध है? आश्वमेध यज्ञ का तथा राजसूय का, आश्वमेध तथा वाजपेयी का, आश्वमेध राजसूय तथा वाजपेयी का, राजसूय तथा वाजपेयी का, कौन से का राजा के साथ सीधा संबंध है? और राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? और भाई राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां जो आपकी स्क्रीन पर है। अचूका जी, देव ठाकुर जी, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर निषाद जी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, राइट प्रति जैन जी, बिल्कुल। अरे इस बार तो सभी का सी 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 सी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और भाई लगते हाथ जिसने लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक भी कर देना, बिल्कुल। हम बात करते हैं एक होता है आश्वमेध यज्ञ। आश्वमेध यज्ञ, इस आश्वमेध यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता है, जहां तक ये घोड़ा घूम कर आता है उस सारे साम्राज्य को घोड़ा छोड़ने वाले शासक का मान लिया जाता है। राम ने भी घोड़ा छोड़ा था जिसे लव कुश ने पकड़ा था। जो घोड़ा शासक ने छोड़ा है उसके साथ थोड़ी सेना भी जाती थी और उस घोड़े को जो पकड़ लेता था उसे उस शासक से क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। अगला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ की जब हम बात करते हैं ये शासक के राज्याभिषेक के समय किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ में रथों की दौड़ कराई जाती है, रथों की दौड़ कराई जाती है और इसमें शासक के रथ को जिताया जाता है। किसके रथ को? शासक के रथ को। अगली बात, आश्वमेध यज्ञ की जब हम बात करते हैं, सबसे अंतिम आश्वमेध यज्ञ जो किया था वो आमेर के शासक, किसने? आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह ने, आमेर के जो शासक सवाई जयसिंह थे, सबसे अंतिम आश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह ने किया था। जी हाँ, सबसे लास्ट आश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह ने किया था, ठीक है ना। सवाई जयसिंह ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। अगला हमारा प्रश्न है, जी हाँ, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद में रचा गया है? हम बात करते हैं शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है। जी हाँ, और एक व्याकरण भी आती है। क्या आती है? व्याकरण भी आती है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कौन सा है जो किस में लिखा गया है? पद में जिसकी रचना की गई है वो कौन सा है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? पद में रचना किसकी की गई है? भाई पद में रचना जो है वो किसकी की गई है? राइट आंसर क्या आएगा? जी हाँ, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, किसकी की गई है? अरे वाह यार वाह। शिक्षा है जो कल्प है इनकी रचना गद्य में की गई है। किसके की गई? गद्य में। और जो ये छंद है, छंद जो है जो एक पैरों से निकल कर आता है, एक पायल जो पैरों में छंद है उससे निकल कर आता है। जी हाँ, इसकी जो रचना है इसकी रचना पद में की गई है। ये वेदांग है जो 6 है। कितने हैं? 6 है, ठीक है ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण है और व्यायाम है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या? योग वाला, व्यायाम वाला आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां जो आपकी स्क्रीन पर है। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था?
हम बात करते हैं ये जो सुदास है ये आर्यों का शासक है। किसका शासक है? आर्यों का शासक है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बताना, ये 10 राजाओं का जो युद्ध है इसकी जानकारी हमें कौन से मंडल से प्राप्त होती है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कौन से मंडल से प्राप्त होती है। जी चितरंजन जी, अश्वनी जी, बीरबल जी, अछूका जी, सरिता शर्मा जी, राकेश प्रीति जी। जी हाँ, मुझे आप ये बताना इस जो ये 10 राजाओं का जो युद्ध है कौन से मंडल से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? और हम बात करते हैं ये रावी नदी पर लड़ा जाता है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर लड़ा जाता है। जी हाँ, ये रावी नदी पर लड़ा जाता है। लेकिन यहां पर यह है ऋग्वेद में 10 राजाओं को किसके नेतृत्व किया था? जी हाँ, 10 राजाओं का जो नेतृत्व है किसने किया था? राइट आंसर जो है हमारा क्या है? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, कुरु ने, पुरु ने। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? कमेंट कौन से मंडल में है? जुनेद, निशा कुमारी जी, कौन से मंडल में किया गया है? हम बात करते हैं जो ये वशिष्ठ है। सबसे पहले तो हम थोड़ा ये जान लेते हैं क्यों होता है। ये जो वशिष्ठ है इसने विश्वामित्रा को पुरोहित के पद से हटा दिया था। किससे? पुरोहित के पद से हटा दिया था। विश्वामित्रा के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। किसको? वशिष्ठ को। अब जो ये जो ये विश्वामित्र है ये नाराज हो जाते हैं, 10 राजाओं को अपनी ओर मिला लेते हैं। और जब 10 राजाओं को जब ये अपनी ओर मिला लेते हैं, जी हाँ, जब 10 राजाओं को ये अपनी ओर मिला लेते हैं और उसके बाद ये युद्ध होता है जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। किसका कहा जाता है? जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। और हमारा प्रश्न है कि 10 राजाओं का युद्ध की जो जानकारी है वो हमें कौन से मंडल से प्राप्त होती है? कौन से मंडल से प्राप्त होती है? राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? जी बिल्कुल हम बात करते हैं विश्वामित्रा, ठीक है ना, विश्वामित्र, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी। और जो ये वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ के बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूं। वशिष्ठ के बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। थोड़ा कमेंट आपका देख लेता हूं। जी हाँ, अरे यार, अरे भाई, निषाद तीसरा, सरिता 10वां। अरे भाई, कितनी गलतियां करते हो आप, कितनी गलतियां करते हो, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। कौन से मंडल में था? जुनेद 10वें मंडल में, अछू का 10वां मंडल में, बी अछू का, अरे सरिता भाई, देव ठाकुर जी, राकेश देव ठाकुर जी, थोड़ा मुझे आप इस पे बताना यार, बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को। ये निषाद तीसरे में नहीं है, तीसरे में तो गायत्री मंत्र का है। और 10वें में क्या है? 10वें में वर्ण व्यवस्था का दे रखा है। 10वें में, जी हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दे रखा है 10वें में। तो भाइयों और बंधुओं, ये 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? हमें राकेश कौन से में मिलता है? देव ठाकुर कौन से में मिलता है? जी बिल्कुल, हम बात करते हैं 7वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में मिलता है। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बी आएगा। और जो वशिष्ठ है, विश्वामित्रा के स्थान पर वशिष्ठ जी, विश्वामित्रा के स्थान पर जो आर्यों का शासक जो सुदास था, कौन? सुदास था। इतने वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुना था। किसको चुना था? वशिष्ठ को। और ये जो वशिष्ठ है इसी ने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस अग्नि कुंड से 4 वंशों की उत्पत्ति होती है, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार थे, परमार थे, चौहान थे, चालुक्य थे। ये किया था माउंट आबू पर्वत पर, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? हम बात करते हैं सभा और समिति से संबंधित कौन सा कथन है
जो सही है, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? जी हाँ, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा यहां पर? सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति वशिष्ठ वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का करती थी। सभा और समिति में सदस्यों की संख्या समान अनुपात में होती थी। समिति में सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक होती थी। तो हमारा राइट जो आंसर है हमारा यहां पर क्या आएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जुनैद अंसारी जी, कोई बात नहीं भाई। तो राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा जी? सभा और समिति से संबंधित है, राइट आंसर हमारा क्या आएगा? जी हाँ, जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट आंसर जी, राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? राइट आंसर भाई, जी हाँ सोनी जी, बिल्कुल। जो सभा जो होती है ये वशिष्ठ वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि समिति जो होती है ये सामान्य वर्ग का करती है। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। सभा में जो होते हैं अमीर लोग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं। समिति में सामान्य लोग होते हैं। हम सभा की यह बात कर सकते हैं, जो ये सभा जो होती है ये राज्यसभा की तरह होती है, और जो ये समिति होती है ये लोकसभा की तरह होती है। राइट आंसर भी। निशा कुमारी जी, बीरबल जी, अछूका जी, जुनेद जी, राकेश, जुनेद, अछूका, प्रति जैन जी, दिनेश, बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा बिल्कुल बी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जी हां, ऋग्वेद के प्रथम एवं दसम अंतिम मंडल को क्या कहा जाता है? हम बात करते हैं, एक तो है 2 से 7 तक, एक तो है 2 से 7 तक। सबसे पहले इन्हें ही लिखा गया था, सबसे पहले इन्हें लिखा गया था। 2 से 7 तक को वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। लेकिन इसके बाद हम बातें करें, इसके बाद जो लिखा गया है 1 है, 8 है, 9 है और 10 है, इन्हें बाद में लिखा जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न तो यह है, ऋग्वेद के प्रथम एवं दसम अंतिम मंडल को क्या कहा जाता है? उसे प्रधान कहा जाता है, अगला है उसे क्षेपक कहा जाता है, अगला है उसे वात्सल्य कहा जाता है, अगला है उसे पुरोहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई और बंधु? अरे मधु जी, वेरी गुड इवनिंग मधु जी, नमस्कार और आदाब। मधु जी नमस्कार और आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो एक बात समझना, सबसे पहले 2 से 7 तक मंडलों को लिखा गया है, इन्हें वंश मंडल कहा गया है। क्या कहा गया है? वंश मंडल कहा गया है। 1, 8, 9 और 10 को बाद में जोड़ा गया है। और 10वें की जब हम बात करते हैं, जिसमें हमें जिसके पुरुष सूक्त से हमें पता चलता है, पुरुष सूक्त से हमें जिसे 4 वर्णों की जानकारी प्राप्त होती है, उसे बहुत बाद में जोड़ा गया है। हमारा है कि प्रथम और दसम मंडल को क्या कहा जाता है? क्षेपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेपक कहा जाता है। राइट आंसर जो है हमारा बी आएगा। बिल्कुल, राकेश, बीरबल जी, मधु जी, निशाद जी और जुनेद अंसारी जी, चित्रंजन जी, राइट आंसर अश्विनी, राकेश, बिल्कुल राइट आंसर जो है हमारा बी यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख है? हम बात करते हैं ऋग्वेद, जब हम नदियों की बात करते हैं, जब हम नदियों की बात करते हैं तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किससे? नदी सूक्त से हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हम बात करते हैं नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख कितना है? 50 है, 44 है, 42 है, 46 है। और जो सतलज जो नदी है, जी हाँ, जो सरस्वती जो नदी है, कौन सी है? सरस्वती जो नदी है, इसे पवित्रतम
पवित्रतम नदी इसे कहा गया है, नदीतम कहा गया है, नदियों में मुख्य नदी कहा गया है। जी हां, और हम बात करते हैं गंगा की, हम बात करते हैं जिसे आज वर्तमान में पवित्र मानते हैं, केवल इसका एक बार ही उल्लेख किया गया है। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा जी? यस, हम बात करते हैं 42 नदियों, 42। राइट आंसर जो है हमारा सी है। और एक बात और समझना, जब हम इसकी हम बातें करते हैं तो इसमें 42 नदियों का उल्लेख किया गया है। राइट, लेकिन अगर आपसे प्रश्न अलग पूछ लिया जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यहां पर प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख है? कितना? 42। कितना है? 42 है। ठीक है ना, राइट आंसर सी है। अगर आपसे पूछा जाए नदी सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, क्या आंसर होगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त से कितनी नदियों की जानकारी मिलती है, तो आंसर क्या होगा फिर? तो फिर आंसर क्या होगा? सोचिए, मनन कीजिए, क्या आंसर होगा? तो फिर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 21 नदियों का। प्रश्न अलग अलग तरीके से, प्रश्न अलग अलग तरीके से, ठीक है ना? जी हाँ, कितना आएगा? 21 आएगा। नदी सूक्त में कितनों का है? 21 का है। लेकिन ऋग्वेद में यहां पर नदी सूक्त स्पेशल नहीं पूछा गया, नदी सूक्त पूछा ही नहीं गया। यहां पर पूछा गया ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख है, तो वो 42 का है। और नदी सूक्त में केवल कितनी दी गई है? 21 दी गई है। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना? और कभी अगर 42 ना मिले, 44 ना मिले, ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में 50 हो, 56 हो, 70 हो, 80 हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितनी नदियों के लगभग नदियों का उल्लेख है, तो कर देना 50 नदियों के लगभग। लगभग पूछता है तो 50 कर देना। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनको जानना बेहद आपके लिए जरूरी है, ठीक है? कोई बात नहीं भाई, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। हम बात करते हैं ऋग्वेद काल में रथ दौड़ किसके आवश्यक अनुष्ठान के रूप में शामिल था? हम बात करते हैं जो ये रथ दौड़ क्या होता है? एक आश्वमेध यज्ञ होता है, आश्वमेध यज्ञ होता है, एक होता है एक राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, एक जो होता है एक वाजपेयी यज्ञ होता है। क्या होता है? एक वाजपेयी यज्ञ होता है, एक अग्निष्टोम यज्ञ दे रखा है। जी हाँ, तो एक रानी के साथ जो राजा करता है, रानी को काफी दिन तक एक सावित्री के एक अच्छा जीवन जीना होता है। तो हम बात करते हैं ये रथ दौड़ कौन से का भाग है? हम बात करते हैं जो ये रथ दौड़ है ये वाजपेयी यज्ञ का है। हम बात करते हैं जो मंत्री हैं, मंत्री और राजा के जो रथ हैं वो आपस में दौड़ते हैं। राजा और मंत्रियों के रथ दौड़ते हैं, उसमें जो मंत्री हैं वो राजा के रथ को जिताने की कोशिश करते हैं और राजा के रथ को जिताते हैं। तो ये जो रथ दौड़ है ये किससे संबंधित है? ये वाजपेयी यज्ञ से। अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, यहां पर शासक एक घोड़ा छोड़ता है, जितने क्षेत्र में वो घोड़ा घूम कर आता है उस सारे क्षेत्र को उस शासक का मान लिया जाता है। और राजसूय यज्ञ में शासक का राज्याभिषेक किया जाता है। और वाजपेयी यज्ञ की हम बात करते हैं, वाजपेयी यज्ञ में रथों की दौड़ कराई जाती है। अग्निष्टोम यज्ञ एक शासक करता है, उसकी पत्नी काफी दिन तक एक क्या कह सकते हैं हम, एक साध्वी का जीवन जीती है, फिर ये यज्ञ किया जाता है। जी हाँ, तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? हमारा सी हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है ना? इसके बाद हमारा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है जी। अगला हमारा प्रश्न है ऋग्वेद में अश्वनी एवं वरुण देवता को क्या कहा गया है? हम बात करते हैं ऋग्वेद में अश्वनी और वरुण देवता को क्या कहा गया है। हम बात करते हैं ऋग्वेद में जब देवताओं की बात करते हैं, एक इंद्र देवता है, ये सबसे प्रसिद्ध देवता है आर्यों का, जिसका 250 बार उल्लेख किया गया है। एक अग्नि देवता है, इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है, जिसका 200 बार उल्लेख किया गया है। अगली बात है जो ये अग्नि देवता है ये इतना महत्वपूर्ण देवता है, ये व्यक्ति का सीधा भगवान से संबंध स्थापित कराता है।
यज्ञ के माध्यम से। यहां पर जमीन में यज्ञ किया जाता है और यहां पर जो यज्ञ किया जाता है, जो उसमें आहुति दी जाती है, वो भाप बनकर, वाष्प बनकर भगवान के पास जाता है। इस तरीके से भगवान से सीधा संबंध स्थापित कराता है। लेकिन हमारा अश्वनी और वरुण जो है, जिसका 30 बार उल्लेख किया गया है, ये समुद्र का भी इसे देवता कहा गया है, इसे तूफान का भी इसे देवता कहा गया है। जी हां, तो यहां पर इसे विसर्ज कहा गया है। राइट आंसर जो है हमारा ए आएगा। निशा कुमारी जी, निषाद जी, राकेश कुमार जी और जुनेद अंसारी जी, सरिता शर्मा जी और देव ठाकुर जी, गर्मी बहुत है भाई। देव ठाकुर जी, गर्मी बहुत है, कूलर का पानी खत्म हो गया था। अरे देव ठाकुर भाई, गर्मी बहुत है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, गर्मी हमें भी लग रही है, गर्मी तो है। कल जयपुर में भूकंप आया था और वो भूकंप का साहब ऐसा था, 4:10 पर जब भूकंप आया था, इतना भयंकर भूकंप था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे पास से कोई ट्रेन गुजर रही हो। आंखें खुल गई थी उस टाइम जब भूकंप आया था, तो आंखें खुल गई थी, तो बड़ा भयंकर भूकंप था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? राइट आंसर हमारा ए आएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, पांचाल राज्य किस कारण अत्यधिक प्रसिद्ध था? हम बात करते हैं जो पांचाल जो राज्य था, ये किस लिए प्रसिद्ध था? पांचाल राज्य। राइट जो आंसर है हमारा क्या आएगा? ये दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, ये सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था, आर्थिक स्थितियों के लिए प्रसिद्ध था, ये सैन्य व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था ये पांचाल राज्य? राइट आंसर आंसर क्या है भाई? जुनेद अंसारी जी, बारिश कहां पर हो रही है भाई? बिहार में वर्षा। अरे यार, बिहार बड़ा अच्छा है यार, बीरबल कुमार यादव जी, बिहार बहुत अच्छा है। बीरबल आप मिले ही नहीं यार, मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। जो है हमारा यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है जी। है बिल्कुल, हम बात करते हैं बिल्कुल, पांचाल राज्य किस कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है? ये दार्शनिक राजाओं के कारण था। जी हाँ, किसके था? दार्शनिक राजाओं के कारण। यहाँ के दार्शनिक राजा थे जो क्षत्रिय थे। जी हाँ, जिनमें प्रवाहन प्रवाहन जेबाली भी था। ये राजा जो थे क्षत्रिय थे, लेकिन जो ये शिक्षा जो दिया करते थे, ये ब्राह्मणों को भी शिक्षा दिया करते थे। किसको? ब्राह्मणों को भी ये शिक्षा दिया करते थे। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? ए आएगा जी। राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो गर्मी बहुत है भाई, तो कोई बात नहीं। तो आज तो ठीक है दोस्तों, आपके लिए आज हम 20 ही प्रश्न लेकर आए हैं। एचपी, हिमाचल प्रदेश का अश्विनी जी, बिल्कुल हालात बड़ा गंभीर है हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की। निशा कुमार जी, हरियाणा में भी हो रही है। अच्छा, हरियाणा में भी हो रही है यार। गर्मी तो जयपुर में भी पड़ रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ठीक है ना, बारिश नहीं हो रही, कोई बात नहीं भाई। तो ये आपके लिए 20 प्रश्न थे। जी हाँ, बाकी हम कल कराएंगे। आज आपके लिए 20 ही प्रश्न थे। ठीक है, ठीक है भाई, बाकी हम कल कराएंगे आपके लिए। और हम चलेंगे। देखो, एक बात याद रखना, नेट से कॉलेज लेक्चर से पहले हम टॉपिक वाइज क्लास कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक वाइज क्लास हम कंप्लीट कर लेंगे। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारी वैदिक संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी जी। कल हमारी वैदिक संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, सरिता शर्मा, थैंक यू सरिता शर्मा जी, धन्यवाद। बीरबल जी धन्यवाद। राकेश, चितरंजन जी, दिनेश गुर्जर जी, जुनेद अंसारी जी, यूपी के अंबेडकर नगर से। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा भाई, ठीक है भाई। देव जी ठीक है भाई। राकेश जी ठीक है। तो ठीक है, कल हम फिर आगे हम चलेंगे, यहां से आगे प्रश्नों को हम लेकर हम चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। कल आप लोगों ने काफी वेट किया, क्योंकि मोबाइल खराब हो गया था भाई मेरा मोबाइल खराब हो गया था। मोबाइल सही कराने के लिए गया था और मैं 5 बजे गया था और 9:30 बजे के 9:30 10 बजे के समथिंग में आया था फ्लैट पर जी। इतना परेशान हुआ और मुझे लग रहा था कि मैं आपकी क्लास ले लूंगा, लेकिन टाइम जो था मोबाइल में बहुत ज्यादा समय लग गया था, इसलिए कल के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लास्ट में लाइक कर देना और हो सके तो आप शेयर भी कर देना। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। इट्स गुड। धन्यवाद जुनेद जी, देव जी धन्यवाद, निशा जी ठीक है, और अश्विनी जी बिल्कुल, और राकेश ठीक है।
जुनैद। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय।